जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, सोचिए अगर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टाइमिंग सिर्फ कुछ दिन लेट हो जाती तो क्या दिल्ली, मुंबई और देश के दूसरे बड़े शहरों में एक और बड़ा टेरर अटैक देखने के लिए मिल सकता था। क्योंकि जो खुलासा हुआ है वो सिर्फ कुछ लोगों की गिरफ्तारी की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे नेटवर्क की कहानी है जहां पर पाकिस्तान की एसआई, मुंबई अंडरवर्ल्ड और इंडिया के अंदर मौजूद ऑपरेटिव्स की एक ही चेन में हिस्सेदारी नजर आती है। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे आईएसआई और अंडरवर्ल्ड लिंक्ड मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है और ये करते हुए उन्होंने जो सस्पेक्ट्स हैं उनकी गिरफ्तारी की है। और जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं और जो इन्वेस्टिगेशन से पता चल रहा है उसके मुताबिक इनका टारगेट था दिल्ली, मुंबई और इस तरह के जो बड़े शहर हैं उसके अंदर सिक्योरिटी स्टेब्लिशमेंट और पुलिस पर्सनल और जो इस तरह की सेंसिटिव लोकेशंस है उनको टारगेट करना। और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि जो इन्वेस्टिगेटर्स बताते हैं उनके अनुसार ये जो मॉड्यूल है इसके जो कुछ लिंक्स हैं वो दाऊद इब्राहिम नेटवर्क और उसके जो क्लोज एसोसिएट्स हैं उस तक पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात यह है कि जिस तरह से ये सेंट्रलाइज सिस्टम में चल रहा है, किसी का काम रिक्रूटमेंट, किसी का काम फंडिंग, किसी का काम लॉजिस्टिक्स और किसी का काम है वेपन्स मूवमेंट और किसी को सेफ हाउसेस अरेंज करना। यानी कि ये कोई ऐसा लोन वोल्फ ऑपरेशन नहीं था, ये एक स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क था। और इसी वजह से सवाल जो है वो और भी सीरियस और गहरे हो जाते हैं। आखिर पाकिस्तान बेस्ड जो हैंडलर्स हैं वो इंडिया के अंदर इतना लेयर्ड नेटवर्क कैसे खड़ा कर पाए, और क्या अंडरवर्ल्ड और टेरर इकोसिस्टम का जो पुराना नेक्सस है वो फिर से एक बार एक्टिवेट हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर का जो मॉड्यूल है वो इस बार और ज्यादा सोफेस्टिकेटेड हो चुका है। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। और इस चर्चा में मेरे साथ मौजूद है उमेश अग्रवाल जी। जय हिंद, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, क्या आईएसआई और अंडरवर्ल्ड जो नेक्सस है वो आज भी इंडिया के खिलाफ सबसे बड़ा एक सिक्योरिटी चैलेंज बना हुआ है? देखिए अंबर जी, इस बार जो अरेस्ट हुए हैं इसके अंदर 8 से 9 नेपाली अरेस्ट हुए हैं। और ये जो अरेस्ट होने वाले लोग हैं वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर अपने हैंडलर्स के साथ वो कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट कर रहे थे। सबसे बड़ी बात है, ये 3 स्टेट्स में इनको पकड़ा गया, दिल्ली, मुंबई और पंजाब के अंदर। और वहाँ पर वो हाई प्रोफाइल टारगेट्स को टारगेट करने का उनका प्लान था। सबसे बड़ी बात है कि पहले ये जो आतंकवादी घटनाएं होती थी उसके अंदर लश्कर ए तोयबा या जैश ए मोहम्मद को इन्वॉल्व किया जाता था। इस बार डायरेक्टली पाकिस्तान की जो डीजीआईएसपीआर है, आईएसआई, और उनके जो मुंबई के जो डॉन है दाऊद इब्राहिम, इनकी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किया है। तो सबसे बड़ी बात है कि अब जो है एक तरह से आप देखिए कि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के अंदर वहां पर जो मिलिटेंट्स है, टेररिस्ट है, और आईएसआई के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो चुकी है। क्योंकि लश्कर ए तोयबा ने एक तरह से धमकी दी है आसिम मुनीर को कि अगर उन्होंने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया तो हम उनको उड़ा देंगे। मतलब आप सोचिए, पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के जो टेररिस्ट है वो पाकिस्तानी जनरल को एक तरह से धमकी दे रहे हैं। इसके बाद अब आईएसआई को समझ में आ गया कि हमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होने की जरूरत है। और ये जो ऑपरेशन हुआ है वो आईएसआई के देखरेख में हो रहा है। और उसमें ये एक तरह से भारत के अंदर वापस दहशत फैलाने का बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे थे। सबसे बड़ी बात है अंबर जी, आप ये देखिए कि बॉर्डर पे अभी फेंसिंग चल रही है। जितने भी इनके जो ऑपरेटिव्स है वो अब एक तरह से बॉर्डर को पार नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए इन्होंने नेपालियों को यूज किया है। जो आईएसआई का डेस्क है नेपाल में वो एक्टिव हो चुका है, वहां से लोगों को भेजा जा रहा है। ये भारत के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई वो आप समझ लीजिए, अगर कुछ अनहोनी हो जाती है, ऐसा कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है, तो भारत ने एक डॉक्ट्रिन डिक्लेयर करके रखा है कि एनी फ्यूचर एक्ट of done by non-state actors will be considered as act of war। मतलब अगर कोई आतंकवादी घटना भी होती है तो उसको भी एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। उसके बाद भारत की फोर्सेस को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा।
अब सबसे बड़ी बात है कि आर्मी चीफ ने भी बोल दिया है कि भारत की जो फोर्सेस है, आर्म फोर्सेस, दे आर रेडी फॉर ऑपरेशन सिंदूर 2.0। उन्होंने बोला है कि भारत की फोर्सेस के बीच में सिनर्जीज होती जा रही है, थिएटराइजेशन ऑफ कमांड वो होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में जो प्रेसिशन स्ट्राइकिंग हुई है, उसके बाद इस बार बोला है कि जो वॉर जनरली होता है लैंड में होता है, एयर में होता है, वाटर में होता है, इस बार अभी होगा साइबर में भी होगा, स्पेस में भी होगा और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, और ये 24/7 चलता रहेगा। पहले जो बात होती थी कि सरप्राइज, वो सरप्राइज का एलिमेंट खत्म हो चुका है, क्योंकि आज जो सैटेलाइट्स है वो माइन्यूट से माइन्यूट चीजें को मॉनिटरिंग कर रही है। इसके बाद उन्होंने एक तरह से भारत की डिफेंस फोर्सेस को उन्होंने बताया है कि जैसे अभी हमने भैरव बटालियन बनाए और भी ड्रोन्स के जो जितने भी हमने स्क्वाड्स बनाए, उसके बारे में भी उन्होंने उल्लेख किया है। और वो उन्होंने ये बोला है कि ये जो सिनर्जीज है आने वाले वॉर के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और सबसे बड़ी बात है, आप ये देखिए कि भारत के जो रक्षा मंत्री है, फिर बाद में भारत के अंदर जो एनएसए हैं, वो भी बाहर जाकर भारत के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जैसे अजीत डोभाल जी अभी मॉस्को में है, अब मॉस्को में जाके उन्होंने वहां पर बैठकर रशिया और अफगानिस्तान के बीच में डिफेंस एग्रीमेंट करा दिया। अब अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है उनको मिसाइल सिस्टम्स मिलेंगे, जिसके बाद पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान के ऊपर जो मनमाफिक एयर रेड्स कराता था वो अब कर नहीं पाएगा। अब भारत जो है पाकिस्तान को वेस्टर्न सेक्टर में भी घेर रहा है और भारत अपनी जो सुरक्षा है वो भी इम्प्रूव करता जा रहा है। भारत के जी। रक्षा मंत्री आप देखिए कि अभी साउथ कोरिया की यात्रा पे भी जाके आए और वहां पर उन्होंने उधर एग्रीमेंट साइन किए डिफेंस कोऑपरेशन की। सबसे बड़ी बात अमर जी ये होता है, कभी भी युद्ध बढ़ता है तो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको बता देता हूं कि हमने 24-25 के अंदर 23,000 करोड़ का जो है एक्सपोर्ट किया था, और आज हम 38,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं इन FY 25-26। लेकिन उमेश जी, थोड़ा सा मुद्दे पे वापस आते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि रिक्रूटमेंट से लेके फंडिंग और लॉजिस्टिक तक पूरा ये इकोसिस्टम जो है वो इंडिया के अंदर किस तरह से ऑपरेट कर रहा था, कैसे ये सारी चीजें हो रही थी एक के बाद एक, जो पुलिस और जो हमारी एजेंसीज हैं वो इस तरह के जो मॉड्यूल है उसका भंडाफोड़ कर रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गृह मंत्री अमित शाह जी को एक तरह से कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। ही इज द मोस्ट, मतलब आप समझ लीजिए 24/7 काम कर रहे हैं और वो सीमा की चौकियों पर जाके जो है बीएसएफ के जवान को पूछ रहे हैं कि आपको ये घुसपैठिया रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा। अभी उन्होंने स्मार्ट बॉर्डर्स, फेंसिंग सब की बात की है। अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि ये जो नेटवर्क तब बनता है जब बांग्लादेश से आपसे कंटिन्यूसली लोग आ रहे थे, यहाँ पर पूरा एक इकोसिस्टम बनाया जा रहा था। फंडिंग उनको जैसे मिल रही थी कि फेक इंडियन करेंसी नोट्स जो है वो आईएसआई इनको प्रोवाइड कर रहा था। भारत में रह के यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नार्को टेरर फंडिंग, फिर बाद में वेपन स्मगलिंग, कैटल स्मगलिंग, ये सब जो इलीगल काम है ये लोग कर रहे थे। एक और एक चीज है, ये बिलो द रेडार बनकर काम कर रहे थे और इनको अभी एक्टिवेट किया जा रहा है फॉर अ ग्रेटर थ्रेट इन द फ्यूचर। सबसे बड़ी बात है कि इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स पर ये इन लोगों को तैनात कर दिया गया है। और पिछले दिन रिपोर्ट्स आई थी कि कैसे ट्रूप की मूवमेंट्स की जानकारी ये आईएसआई को दे रहे हैं और इनको सिर्फ 500 रुपए में हमारे ट्रूप्स की मूवमेंट्स की जानकारी दे रहे हैं। और ये जो चाइनीज हमारे देश के अंदर जो कैमरा लगे हैं, आईएसआई उसको हैक करके हमारे ट्रूप मूवमेंट्स की गतिविधियों पर नजर रख रहा है। तो ये सब चीजों से इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग होता जा रहा है। भारत अब जाके जागा है, अब उनको समझ में आ रहा है कि आईएसआई जो है वो नेक्स्ट लेवल वॉरफेयर के लिए पहुंच चुका है। और हमारे जो स्ट्रेटेजिक एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स है मूवमेंट्स के, वहां पर इन्होंने इलीगल बांग्लादेशीज को सेटल कर दिया गया है। अभी आप देख रहे हैं कि बहुत जगह बुलडोजर चल रहे हैं। बुलडोजर्स क्यों चल रहे हैं? ये जो सेटलमेंट्स है जनरली आप देख लीजिए एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं, वहां पर इनके लैंड्स खाली कराए जा रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तरह से पूरी सफाई चलती जा रही है।
अंबर जी, सबसे बड़ी बात आपको ये भी बता देता हूँ कि रिपोर्ट क्या आई है कि जैसे ही बांग्लादेश के अंदर वो फेंसिंग का काम चालू हुआ है, अप्रोक्सीमेटली रोहिंग्यास जो है 20 लाख रोहिंग्यास कर्नाटका पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी बात है ये जो टेरर नेटवर्क है, ये ऐसा नहीं है कि अभी ये लोग पकड़े गए हैं तो हमारे पर खतरा टल गया है। खतरा अभी बढ़ चुका है। अब ये जो इनके इतने भी ऑपरेटिव्स है, इनको आईएसआई एक्टिवेट करेगा, भारत के अंदर जी। और भी कंफ्यूजन करने की कोशिश करेगा। ये मैं लेकिन आपको उमेश जी, इसी बात से मैं जानना चाहती हूँ कि क्या जो नेपाल राउट और जो क्रॉस बॉर्डर चैनल्स हैं, उसका इसमें कितना बड़ा रोल है? देखिए, नेपाल के अंदर भी जो सरकार आई है वो प्रो चाइना है, और वहां पर भी आप देखिए उन्होंने भारत की जो एरियास है लिपुलेक, उसके ऊपर अपना दावा ठोक के रखा है। ऊपर से नेपाल की करेंसी पहले भारत में प्रिंट होती थी, अब वो चाइना के अंदर प्रिंट हो रही है। नेपाल के अंदर जो आईएसआई का डेस्क है, वो यहाँ पर नेपाली इसको ट्रेन कर रहा है ताकि भारत में इनको घुसाया जाए। और देखिए, जनरली जो नेपालीज रहते हैं आपके यहाँ पर, ऐसे सिक्योरिटी गार्ड वैसे काम किया जाता है। अब आईएसआई उनको ट्रैप कर रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके ऊपर जनरली भारत के जो तंत्र होता है, खुफिया तंत्र, इनके ऊपर शक नहीं जाता है। पर इस बार नेपाली इसके अगर पकड़े जाने की इसमें बात, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं, बल्कि घर में कुछ भी है, चाहे मेल फीमेल, बहुत हद तक दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में नेपाल के लोग मिलते हैं। नहीं डेफिनेटली इनफैक्ट मैं वही बता रहा हूँ। तो जनरली इनको वैसी जगह पे रखा जाता है जहां पर भरोसा होता है। सडनली ये जो नेटवर्क अभी समझ में आया, अब बैकग्राउंड का चेक करना जरूरी होगा। और मेरा ये मानना है कि भारत के अंदर जितने भी लोग हैं जो बाहर के लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, उनको बैकग्राउंड चेक वेरिफिकेशन करना अति आवश्यक हो चुका है। क्योंकि ये जो इलीगल घुसपैठिए हैं वो आप अभी आपके लिए कब में काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, पर फ्यूचर में आपके लिए बहुत बड़ा थ्रेट होने वाले हैं। और आपको इनको एम्प्लॉय नहीं करना है। मैं भारत के जो सिटीजन्स है, जो व्यापारी वर्ग है, उन लोगों को बोल रहा हूँ, और जो गृहणियां हैं जो इनको डोमेस्टिक हेल्प के लिए लेते हैं, इनको भी अगर बांग्लादेशी अगर उनको नजर आए तो उनको आप एम्प्लॉयमेंट भी मत दीजिए। जब आप इनकी आजीविका बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली पलायन हो जाएगा। जैसे कब अमित शाह जी ने बोला था कि हर दिन कम से कम 10,000 लोग वापस जा रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात है कि हमें एक एक घुसपैठियों को ढूंढ के उसको बाहर करने की जरूरत है। ये मेरा जी। मानना है। उमेश जी, मैं एक और बात आपसे जानना चाहूंगी, वो ये कि पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि लगातार जो इस तरह के टेरर मॉड्यूल्स हैं वो बस्ट हो रहे हैं। पुलिस और एजेंसीज जो हैं वो लगातार इस तरह की चीजें सामने लेके आ रही हैं। क्या इस बात से, इस चीज से हमें क्या इंडिकेशन मिलते हैं कि क्या होने वाला है, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, ये जो नेशनल ग्रिड जो अमित शाह जी ने अभी तैयार किया है, जिसमें जितने भी इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट होती है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी से, वो सारी एक दूसरे के साथ शेयर होती है। और वो शेयरिंग के कारण ही आप देख रहे हैं कि इतने टेरर मॉड्यूल्स एक तरह से बस्ट होते जा रहे हैं। हमें अमित शाह जी का एक तरह से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहिए कि देश के अंदर उन्होंने नक्सलवाद को हटा दिया। अब वो देश के अंदर जो ये टर्माइट्स है, जो ये कॉकरोचेस है, बांग्लादेश से जो बांग्लादेश से ये जो घुसपैठिए आए हैं, इनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है, आप देखिए कि यहाँ पर आकर ये आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड इनको मिल चुका है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे टैक्स पेयर के पैसे से इनको बेनिफिट मिल रहा है। और और वेस्ट बंगाल में तो शुभेंदु अधिकारी ने बोल दिया कि 30 लाख लोग ऐसे हैं जो उनको जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं वो स्टेट गवर्नमेंट से एक तरह से बेनिफिट ले रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि एसआईआर के अंदर 12 लाख लोग ऐसे हैं जिनको जो जो उनको चुनावी कार्ड दिया गया था, इलेक्शन आईडी कार्ड, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। तो वहां पर भी बहुत बड़ा एक्शन आने का एक तरह से मेरे ख्याल से होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा ये मानना है कि जो सरकार है उसको एक नया डेटाबेस निकालने की जरूरत है, जिसमें जो प्रूवन बांग्लादेशीज हैं जिन्होंने फेक आधार कार्ड, फेक राशन कार्ड, फेक पैन कार्ड लेके रखा है, उनकी फोटो उधर डालने की जरूरत है, ताकि जो पब्लिक है
वो उस वेबसाइट में जा सके, हमें अगर डाउट होगे तो उसकी फोटो डाल के अपलोड कर सके, सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा उसको मैच करके पब्लिक को आगाह कर सकता है कि बांग्लादेशी है क्या इंडियन है, ये इसके पास फेक आईडी है या तो इसके पास जेन्युइन आईडी है। तो ये सब बिल्कुल। चीज जरूरी है। ये मेरा मानना है, सरकार को आगे ऐसा करने की आवश्यकता है। उमेश जी, हम देख रहे हैं कि इंटरनल हम भारत के अंदर इस तरह के जो मॉड्यूल्स हैं वो बस्ट हो रहे हैं। बॉर्डर पे भी हम देख रहे हैं बहुत सारा कुछ नजर आ रहा है, एक्टिविटीज। बांग्लादेश, अगर हम पूरे ईस्टर्न बॉर्डर पे चले जाएं, वेस्टर्न बॉर्डर तो होता ही है। क्या जो जनरल द्विवेदी ने इशारे दिए हैं, वैसा कुछ बड़ा इन सब को लेकर भारत कोई कदम उठा सकता है? देखिए, मेरा ये मानना है कि अभी जो भारत की अभी पॉलिसी रहेगी, डिटेक्ट, डिलीट एंड रिपोर्ट, अब वो पॉलिसी पे काम चलने वाला है। क्लियर कट हर दिन स्टेटमेंट आ रहा है अमित शाह जी का कि ये जो घुसपैठिए हैं भारत के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। ये जो घुसपैठिए, जो बांग्लादेशी कॉकरोचेस और टर्माइट्स है, ये एक तरह से हाफ फ्रंट वाला है जो देश के अंदर उत्पात क्रिएट करेंगे। बाई चांस अगर हमारे एनिमीज हमके हमारे ऊपर हमला करें तो अभी एक तरह से मैं बता देता हूं कि चाइना जो है वो न्यूक्लियर सिलोस बना रहा है बॉर्डर के ऊपर। पाकिस्तान ने भी एक तरह से तैयारी कर ली है, बांग्लादेश के अंदर भी तैयारी चल रही है, और नेपाल के साथ भी आपके जो संबंध है वो इतने ठीक नहीं है जितने नजर आते हैं। तो हमारा पूरा बॉर्डर एक तरह से जो है वो हाई अलर्ट पर है। सीमा पर जवान अपना काम कर रहे हैं, पर इंटरनल सेक जो है हमारे, वहां पर चौकन्ना रहने की जरूरत है। और ये जो बांग्लादेशी इधर आते हैं, इनके ऊपर एक तरह से हमें एक तरह से इनका नेगेटिव डेटाबेस बनाने की जरूरत है, और वो पब्लिक को आगाह करने की जरूरत है कि कौन यहाँ पर घूम रहा है। अगर एक और एक चीज है, अगर आपको लगता है कि कोई बांग्लादेशी हो सकता है तो उसका भी नेगेटिव लिस्ट तैयार करिए और उसको उस लिस्ट में डालिए। अगर वो इंडियन सिटीजन है तो रेड, तो वो ग्रीन आना चाहिए। अगर वो बांग्लादेशी सिटीजन है तो अलर्ट मोड पे चले जाना चाहिए। ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है पब्लिक के साथ, जो है मेरा ये मानना है बहुत जरूरी है देश के अंदर। इससे क्या होगा, डर बैठेगा इन लोगों का, और भारत के अंदर जो कितने करोड़ों जो बांग्लादेशी जिहादी यहाँ पे बैठे हैं उनको वापस भेजना जरूरी है। बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर हम आतंकवाद या सिर्फ टेररिज्म को देखें तो ये कोई बॉर्डर पर खड़ा कोई सिर्फ दुश्मन नहीं होता है। कभी कभी वो झूठी पहचान के पीछे छुपा होता है, कभी फंडिंग नेटवर्क्स के अंदर, तो कभी ऑर्गेनाइज क्राइम के इकोसिस्टम में, और कभी स्लीपर सेल्स के रूप में। और इसीलिए दिल्ली पुलिस की ये जो हम ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, ये एक अरेस्ट स्टोरी नहीं है, ये एक वार्निंग है। वार्निंग इस बात की कि भारत के खिलाफ ट्रेडिशनल वॉरफेयर के साथ साथ शेडो वॉरफेयर भी चल रहा है, जहां गन्स से पहले रिक्रूटमेंट होता है, और कहीं हम अगर बात करें तो एक्सप्लोजिव से पहले फंडिंग होती है, और अटैक से पहले नेटवर्क बिल्ड किया जाता है। लेकिन इस पूरे केस में एक बात जो सच है, और वो सच रखना यहाँ पर बहुत जरूरी है, वो ये कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी विजिलेंस ने एक बड़े जो कॉन्स्पिरेसी या कोई बड़ा जो कुछ हो सकता था उसको उस स्टेज तक जाने से पहले रोक दिया, जिसके जो नतीजे या कॉन्सिक्वेंसेस थे वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते थे। अब असली सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कितने लोग गिरफ्तार हुए, अब असली सवाल ये है कि इस नेटवर्क की जड़ कितनी गहरी है, और कितने और लिंक्स अभी भी सामने आने बाकी हैं, और क्या भारत एक नई जनरेशन की जो प्रॉक्सी टेरर आर्किटेक्चर है उसका सामना कर रहा है। क्योंकि जब अंडरवर्ल्ड, फॉरेन हैंडलर्स और जो टेरर ऑपरेटिव्स हैं एक ही चेन में नजर आने लगे, तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो सिर्फ अरेस्ट तक खत्म नहीं होती है, वहां से असली कहानी शुरू। उमेश, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम उमेश, बहुत धन्यवाद आपका।